नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 1 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागॉजिकल इश्यूज यानी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। आपका पहला प्रश्न अर्थात प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न संख्या 106, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? आपके विकल्प हैं, पहला स्किनर, दूसरा ब्रूनर, तीसरा पियाजे, चौथा चॉम्स्की। तो इस प्रश्न का जो सर्वाधिक उचित विकल्प है वह है आपका चौथा विकल्प चॉम्स्की। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। अंतर इतना है कि वहाँ प्रश्न उनके स्टेटमेंट के रूप में विस्तार लिए हुए था, यहाँ पर उस स्टेटमेंट को शॉर्ट कर दिया गया है, संक्षिप्त कर दिया गया है। भाषा अर्जन क्षमता के संदर्भ में चॉम्स्की महोदय का कहना था कि बच्चे में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार आता रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपके विकल्प हैं, पहला समाचार पत्र, दूसरा टेलीविज़न, तीसरा कंप्यूटर और चौथा बाल साहित्य। ये भी प्रश्न जो है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पहले भी आ चुका है ये। आपका चौथा ऑप्शन जो है बाल साहित्य, यही इसका सर्वाधिक उचित उत्तर है। अब चूंकि आगे प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ करेंगे, इसलिए उनके विश्लेषण की कोई खास आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 108, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है यानी किस तरह की बात है जो वो मातृभाषा में अपनी बात कर रहे हैं, तो आप किस रूप में लेंगे इसे? तो यह बात जो है आपका विकल्प है, पहला विचारणीय है, दूसरा अनुचित है, तीसरा स्वाभाविक है और चौथा निंदनीय है। तो जाहिर सी बात है तीसरा विकल्प आपका सही है। अगर बच्चे हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं, कह लीजिए प्रयोग कर रहे हैं, तो यह एक स्वाभाविक बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी किसका, माने दो ऑप्शन आपको यहाँ पे, दो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनको आपको फिलअप करना है। हमारी पहचान भी है और हमारी का अभिन्न अंग भी है। तो किसका अभिन्न अंग है? संस्कृति और साहित्य का अभिन्न अंग है कि संस्कृति और चुनौतियों का अभिन्न अंग है, अथवा संस्कृति सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है, अथवा चौथा विकल्प सभ्यता और साहित्य का अभिन्न अंग है? तो ये आपका जो तीसरा विकल्प है ये उचित उत्तर है। इसका सही विकल्प है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। यहाँ मैं लिख देता हूँ सभ्यता व संस्कृति। अब यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि हम थोड़ा सा सभ्यता और संस्कृति को समझें और किस तरह से भाषा उनके साथ जुड़ी हुई है, बहुभाषिकता जुड़ी हुई है कह लीजिए, तो उसको समझने का प्रयास करें। देखिए, संस्कृति का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है संस्कार, अथवा आप कह सकते हैं सुधार। और इसी संदर्भ में जब हम सभ्यता के साथ उसके अंतर की बात करते हैं कि क्या भेद है दोनों के बीच में, सामान्यतः तो एक ही अर्थ लगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा भेद है दोनों के बीच में। जहाँ एक और सभ्यता का जो संबंध है वह आपके जीवन, बाह्य जीवन
से संबंधित होता है। जैसे आपकी वेशभूषा, आपका खान पान हो सकता है, रहन सहन हो सकता है, ये सभ्यता का संकेत करते हैं। और जहाँ तक संस्कृति का प्रश्न है, यह आपकी विचारधारा को बताती है, आपकी सोच को बताती है, अथवा हम कह लें कि उसे दर्शाती है। तो इस तरह से सभ्यता का जो स्वरूप होता है वह बाह्य होता है और संस्कृति जो है वह आंतरिक विषय वस्तु है। इसी संदर्भ में आप एक उदाहरण ले सकते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच के अंतर को एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि वेशभूषा अथवा बातचीत से जो व्यक्ति आपको सभ्य दिख रहा है वह सुसंस्कृत भी हो। ठीक, अर्थात एक सभ्य व्यक्ति का सुसंस्कृत होना आवश्यक नहीं है। इसी तरह से आप कुछ देशों के उदाहरण ले सकते हैं। संभव है कि 2 देशों की, 3 देशों की सभ्यताएं एक जैसी हों, परंतु उनकी संस्कृतियां जो हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अब अगर इसी के ठीक विपरीत आप चले जाएं तो यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति अभावग्रस्त हो, वेशभूषा अथवा बातचीत में कमज़ोर हो, लेकिन अगर वह अपना भोजन बांट करके खा रहा है तो वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति है। तो इस तरह से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सभ्यता जो है वो भौतिक पक्ष की ओर झुकी हुई है और संस्कृति जो है वह आपके मानसिक पक्ष की ओर झुकाव रखती है। एक अन्य रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृति का जो क्षेत्र होता है वह सभ्यता से कहीं अधिक विस्तार लिए हुए होता है, और यही कारण है कि सभ्यता में अनुकरण कह लें आप कि हो सकता है, शीघ्र हो सकता है ऐसा कह लें, और जबकि जो संस्कृति का परिवर्तन है वह दीर्घकालिक होता है। अर्थात संस्कृति की अपेक्षा सभ्यता परिवर्तनशील होने में कम समय लेती है। संस्कृति अपेक्षाकृत काफ़ी दृढ़ है, सभ्यता की अपेक्षाकृत काफ़ी दृढ़ होती है और इतनी जल्दी उसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। अब यदि हम प्रश्न के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण से बहुभाषिकता की बात करें तो यह बहुभाषिकता जो है, तमाम भाषाभाषी जो हमारे देश में रहते हैं, तो एक तरह से वो बहुभाषिकता हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी भी है। बहुभाषी देश है भारत, तो एक तरह से भारत की ये पहचान है। दूसरा कि वह बहुभाषिकता हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरह से प्रश्न का जो तीसरा विकल्प है वो आपका सबसे उचित विकल्प है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है? आपके विकल्प हैं निरर्थक हैं, दूसरा अनुपयोगी है, तीसरा सहायक है और चौथा बाधक है। तो बिल्कुल स्पष्ट है इसका तीसरा विकल्प जो है, तो इस तरह से तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा कि कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि जो है वो बच्चों के भाषा विकास में सहायक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111। 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों, देखिए सब पर वो लगा हुआ है अनुनासिक आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? आपके विकल्प हैं, पहला, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, दूसरा, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, तीसरा, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, और चौथा, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। तो इसका जो सबसे उचित विकल्प है वो है आपका दूसरा कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है, अर्थात जहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए
वहाँ भी उस नियम को लगा दे रही है। यही कहा जाता है नियम का अति सामान्यीकरण करना। अब जहाँ तक अनुनासिक और अनुस्वार इसके साथ एक आता है, अनुस्वार। अनुस्वार एक डॉट या बिंदी के रूप में होता है और अनुनासिक जो चिन्ह है वह एक कहते हैं उसे चंद्र बिंदु के रूप में होता है। अब यदि प्रश्न में आए शब्दों को देखें तो पांचों इस तरह से लिखना चाहिए था उसे, किन्हें, आँखें। आँखें पे देखिए ख पे ए की मात्रा के बाद उसने जो है चंद्र बिंदु लगा दिया, जबकि वहाँ नहीं लगाना चाहिए था, आ पर रहेगा ऐसे। दोनों शब्द लिखा है उन्होंने, सुहानी ने, तो दोनों ऐसे रहेगा। यहाँ अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। आँखें पर ख के ऊपर भी अनुस्वार और पांचों में भी होना चाहिए, लेकिन वो सभी जगहों पर जो है अनुनासिक का प्रयोग करती चली जा रही है। तो इस तरह से वह अनुनासिक चिन्ह का जो नियम है उसका अति सामान्यीकरण वह कर रही है। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अति सामान्यीकरण से संबंधित एक प्रश्न लगभग हर साल मान के चलिए, अथवा हर दूसरे साल तो आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? आपके विकल्प हैं, पहला बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, दूसरा बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, तीसरा बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, चौथा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो जो इसका सबसे उचित विकल्प होगा वह होगा आपका चौथा विकल्प, अर्थात बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना किसी भी भाषा शिक्षण के कार्यक्रम की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जहाँ तक अन्य विकल्पों की बात है तो जैसे पहला विकल्प आप देखें, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को ही पहचानना, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति की ही ओर झुका होने के कारण जो है ये ग्राह्य नहीं है यह विकल्प। और दूसरा ये कह रहे हैं कि पठन क्षमता को पहचानना, लिखित क्षमता। अब देखिए हर क्षमता को अलग अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। सारी क्षमताएं एक समूह के रूप में कार्य करती हैं और एक दूसरे से ये कोरिलेटेड है, अंतः संबंधित है कह लीजिए। तो जो आपका चौथा विकल्प है वो सारी भाषाई क्षमताओं को अपने में समेट ले रहा है। इस वजह से सबसे बढ़िया उत्तर जो आपका है वो आपका चौथा विकल्प है कि सहज रूप से वह जो भी कुछ प्रस्तुत कर पा रहा है उसको पहचानने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को क्या करने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। आपके विकल्प हैं, पहला रटने और बोलने की क्षमता, दूसरा समझने और बोलने की क्षमता, तीसरा पढ़ने और बोलने की, और चौथा लिखने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो बच्चा जब स्कूल आता है तो वह 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होता है। तो इस तरह से आपका जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा, यानी 2-3 भाषाओं को वो समझ सकता है और उनमें से कुछ को बोल भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी किसको सीखना और उसको सीखना। इस तरह से ये 2 ऑप्शन आपको, 2 शब्द आपको चूज़ करने हैं अपने विकल्पों में से। आपका पहला विकल्प है अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना, दूसरा शब्दावली को सीखना और विषय को सीखना, तीसरा विकल्प है अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना, और चौथा विकल्प विषय वस्तु को सीखना और उसकी उपयोगी को सीखना। तो इस प्रश्न का जो सर्वाधिक उचित उत्तर होगा वह होगा आपका पहला विकल्प, कि किसी भी विषय को सीखने का तात्पर्य या मतलब या मकसद जो हो जाता है वह होता है मुख्य रूप से उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना और
उसकी शब्दावली को सीखना, क्योंकि विभिन्न विषयों की शब्दावलियाँ अलग अलग होती हैं। भूगोल विषय में अलग तरह की शब्दावलियाँ, जैसे भूकंप इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पे। इसी तरह से अर्थशास्त्र की शब्दावली अलग हो जाती है, ब्रोकर इत्यादि उसमें वर्ड आते हैं, और साहित्य में शब्दावलियाँ अलग हो जाती हैं। तो और अवधारणाएँ, तत्त अवधारणाएँ जो भी हैं उन विषयों में, तो अवधारणाओं और उसकी शब्दावली को सीखना जो है वह तात्पर्य हमारा यहाँ पर होता है। प्रश्न के संदर्भ में पहला विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं, पहला उसकी लेखन क्षमता का आकलन, दूसरा उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, तीसरा उसकी पठन क्षमता का आकलन, और चौथा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो यह प्रश्न भी रिपीटेड है। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है कि भाषा का आकलन जब आप प्राइमरी स्टेज पर करते हैं तो उसका मेन मकसद जो होता है वो होता है कि भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, कितना बेहतरीन तरीके से वो बच्चा भाषा का प्रयोग कर पा रहा है विभिन्न संदर्भों में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? 3 प्रभावी हैं, 1 कम प्रभावी है भाषा आकलन में। विकल्प देखते हैं। पहला घटना वर्णन यानी घटना का वर्णन करना, दूसरा श्रुत लेख यानी सुन करके लिखना, जिसे इमला या डिक्टेशन आप कहते हैं, तीसरा कहानी लिखना, तीसरा कहानी कहना, और चौथा कहानी लिखना। तो इस विकल्प का जो सर्वाधिक उचित उत्तर है वह है आपका दूसरा विकल्प, यानी सुन करके लिखना जो है वो सबसे कम प्रभावी है। बाकी घटना का वर्णन करना हुआ, किसी कहानी को कहना हुआ, या कहानी को लिखना हुआ, ये प्रभावी तरीका है भाषा के आकलन के लिए। मतलब अपेक्षाकृत इसमें जो है आप भाषा का आकलन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बजाय श्रुत लेख बोलने के कि आपने कुछ बोला बच्चा लिख दे रहा है, तो उसकी जो अभिव्यक्ति है वह जो है सही रूप से मुखरित होकर के सामने नहीं आ पा रही है श्रुत लेख में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। यह विचार है, किस तरह का विचार है ये? आपका पहला विकल्प, यह विचार पूर्णतः गलत है, दूसरा निराधार है, तीसरा पूर्णतः सही है, और चौथा अंशतः सही है। तो यह पूर्णतः सही है कि बच्चे की क्षमता का आकलन तो होता ही है जब आप असेसमेंट करने जाते हैं, तो साथ ही साथ वो शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन उसी के अंतर्गत हो जाता है। ठीक, अर्थात बच्चे का आकलन अगर ठीक ढंग से नहीं हो पाया, उसकी खामियों का पता चला, तो वह इस तरफ का भी संकेत कर देती है। इसका मतलब जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अपनाई गई है वह उसमें भी कहीं दोष हो सकता है, इसकी भी संभावना बनती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की, रीमा नाम की कोई टीचर है, तो रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी? आपके विकल्प हैं। पहला जांच सूची, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा अवलोकन, और चौथा पोर्टफोलियो। तो बिल्कुल आप लोग जान ही रहे हैं, ये सवाल भी रिपीटेड है कि पूरा इतिवृत्त है ये पोर्टफोलियो, एक बच्चे का इतिहास कह लीजिए, पूरा ब्यौरा कह लीजिए। तो ये क्रमिक प्रगति का ब्यौरा देता है पोर्टफोलियो। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोज़ में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119। पहली कक्षा में
क्या भी लिखना के अंतर्गत आता है। माने पहली कक्षा में क्या चीज़ करना वह भी लिखने के अंतर्गत आ जाता है। तो आइए देखते हैं। आपके विकल्प हैं, पहला अक्षर बनाना, दूसरा चित्र बनाना, तीसरा वाक्य बनाना लिखना, वाक्य लिखना, और चौथा शब्द लिखना। तो देखिए, जो पहली कक्षा की बात हो रही है तो उस संदर्भ में जो आपका चित्र बनाना होता है वह भी लिखना के अंतर्गत ही आता है, यानी लिखना माना जाता है। क्योंकि शुरुआत में बच्चे को अपने हस्त संचालन पर, हाथ पर कंट्रोल करना सीखना होता है लिखने के संदर्भ में। तो इस तरह से उसको एक टास्क दिया जाता है कि कोई भी आप पेंसिल उठाओ और कुछ भी बनाओ, गोले बना लो, आड़ी तिरछी लाइनें बना लो। और इसी संदर्भ में आप स्क्रबलिंग को याद रखिएगा, एक वर्ड है स्क्रबलिंग। स्क्रबलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप स्क्रीन पर अपने देखें कि बच्चा ऐसे कुछ भी करे ऐसे, ठीक है, ये स्क्रबलिंग है। तो यहाँ लिखने का तात्पर्य कोई नहीं होता, यहाँ अपने हाथ की गति पर नियंत्रण करना और हस्त संचालन उसका सही से हो जाए, पेन को ठीक ढंग से पकड़ पाए और कुछ भी लिखे वो, तो इसको स्क्रबलिंग कहा जाता है। ये प्रश्न भी आता है। तो इसका जो उचित उत्तर है 119 का, वो है चित्र बनाना, यानी पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 120, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? आपके विकल्प हैं, पहला अक्षरों की पहचान, दूसरा पढ़ने का उद्देश्य, तीसरा अनुमान लगाना, और चौथा संदर्भानुसार अर्थ, यानी अर्थ ग्रहण करना। तो जो आपका पहला विकल्प है अक्षरों की पहचान, यही सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी के तीनों जो हैं वो पढ़ना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पढ़ने का उद्देश्य, बिल्कुल मकसद ही नहीं है आपके पास तो पढ़ने का क्या मतलब। किसी मकसद से जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना, सुनना, या कोई भी कार्य इस तरह का हो, तो वो ये उद्देश्य जो है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। और अनुमान लगाना, इसकी चर्चा पीछे भी की जा चुकी है। अनुमान किस तरह से बच्चे लगाते हैं पढ़ने के संदर्भ में, अनुमान लगा करके वह अर्थ ग्रहण करते हैं। अनुमान मोटा मोटा मान लीजिए, आप अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप देखते होंगे कोई वर्ड ऐसा आ जाता होगा बीच में, कहीं एक पेज के बीच में आ गया कि आप उसका, वो नया शब्द है, आप उसका अर्थ नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अब तक जो आपने उस पाठ के अंतर्गत पढ़ा है वहाँ से आप उस शब्द के प्रति अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। अथवा कह लीजिए कि जिस पेज पर वो वर्ड आया है, बीच में मान लीजिए आया है, तो उसके ऊपर लिखी हुई पंक्तियाँ अथवा उसके नीचे हुई लिखी पंक्तियों से आप उस शब्द का अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं। यही होता है अनुमान लगाना। बाकी आप बाद में शब्दकोश पर भी जा सकते हैं, वहाँ से अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है। और संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, तो ये तीनों होते हैं। पहला विकल्प जो है आपका सबसे कम प्रभावी है। तो आज के इस अंतिम प्रश्न के साथ ही आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।